आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंवदा स्वीडन से बिहार फ्रेटर्निटी के इस मंच से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लोग इस बार की परिचर्चा में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और मेरे साथ यूरोप के अलग-अलग देशों से 4 महिलाएं हैं जो अपने-अपने क्षेत्रों में काफ़ी बेहतर कर रही हैं। जिनके पास वुमेन एम्पावरमेंट का एक संदेश भी है, इंक्लूसिव सोसाइटी का आनंद भी है और वो मेरे जैसे खुद बिहार से उठकर अपनी जर्नी के साथ यूरोप तक पहुंची हैं। शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बात अपनी ओर से रखना चाहूंगी। बात अगर किसी समुदाय की करें, समाज या देश के विकास की हो, तो ये तय है कि महिलाओं और पुरुषों की एक समान भागीदारी, यानी जिसे हम इंक्लूजन के कहते हैं, उसके बगैर सही मायने में विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमें ये भी समझना होगा कि महिलाओं की भागीदारी न केवल समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार को समृद्ध बनाती है, बल्कि ये देश के विकास में भी बराबरी का योगदान देती है। वैसे एक सच ये भी है कि दुनिया चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ना अभी भी उतना आसान नहीं है। ये अभी भी एक चुनौती भरा ही काम लगता है। कई जगहों पे उनकी खुद की समस्याएं आड़े आती है, कुछ जगह पे समाज तो कहीं राजनीति, तरह-तरह की समस्याएँ उनके पाँव में बेड़ी के जैसे हो जाती है। इसे ऐसे भी समझिए कि महिलाओं का विकास हो रहा है, लेकिन उनका समावेशन नहीं हो रहा है। हो भी रहा है तो उस आंशिक तौर पे है, जिसके लिए आज हमें परिचर्चा की ज़रूरत पड़ रही है। महिलाओं को यूँ समझिए कि नौकरी तो मिल रही है, लेकिन पुरुषों के मुकाबले तरक्की कम हो रही है। उनकी सैलरी कम मिल रही है, डिस्क्रिमिनेशन है, वर्क प्लेस की अपनी चुनौतियां हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और इसका मिला-जुला असर ये होता है कि वो शीर्ष पे नहीं पहुंच पाती, यानी वो अपने टॉप लेवल पे नहीं पहुंच जाती। उनकी जर्नी इन्हीं शुरू होकर मीडियम तक जाते-जाते ही मिड लेवल तक जाते-जाते रुक जाती है। जिसकी वजह से दुनिया भर में लीडरशिप के मामले में महिलाएं अभी भी काफी पीछे हैं। जो हमारे आंकड़े हैं, वो आंकड़े ये बताते हैं कि हमारी बातें बिल्कुल सच है। और अभी मैं अपनी परिचर्चा को शुरू करने के पहले एक फिगर भी कोट करना चाहती हूँ, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट है, जिस 146 देशों के बीच को शामिल करके इस रिपोर्ट को तैयार किया गया और जिसमें ये पता चला कि जेंडर गैप में भारत का स्थान 146 में 127वां है। हालाँकि हम लोग नॉर्डिक रीजन में मैं तो नॉर्डिक रीजन में रहती हूँ, मेरे साथ कल्पना भी नॉर्डिक रीजन से हैं। तो अब हमें पता है कि डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूज़न के मामले में यह कितना बेहतर है और हम उसको एन्जॉय भी करते हैं। और इसी के साथ मैं आपको ये बता रही हूँ कि स्वीडन 5वें स्थान पे है और फ़िनलैंड तीसरे स्थान पे है। लेकिन जब जिस जगह से हम लोग आए हैं, वो देश 126वें स्थान पे है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों है? जब बात करते हैं हम कि क्यों हम महिलाओं को वो नौकरी में मिड लेवल तक ही जा पाती हैं, कई लोग ये बातें बोलते हैं कि उनको नौकरी तो मिल रही है, साक्षरता लिटरेसी रेट बढ़ा है, नौकरी में उनकी भागीदारी भी बढ़ी, लेकिन फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं जो हैं उनका समावेशन नहीं हो रहा है। अब इस बात पे भी यही रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ जितनी भी पढ़ी लिखी महिलाएं हो, उनमें से 29% महिलाएं जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी काम एंट्री लेवल पे ही काम कर रही है और उनका काम जो है वो मिड लेवल से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि क्यों महिलाएं वीपी या सीएफओ या सीईओ इस तरह के लेवल पे पहुंच क्यों नहीं पा रही हैं। और ये जो है ये हमारे देश की ही बात नहीं है, ये
कल्पना एग्री करेंगी कि फिनलैंड की भी बात यही है, जर्मनी की भी बात यही है और उपासना भी बताएंगी कि बेल्जियम की भी बात है। और ये सारे दुनिया में ऐसा देखा जा रहा है कि लीडरशिप रोल में महिलाएं इनफैक्ट आंकड़े गिर रहे हैं। चलिए, अब बात हम लोग थोड़ी-सी वहाँ की भी कर लेते हैं जहाँ से हम लोग मूल रूप से जुड़े हुए हैं। बात यानी कि भारत के बारे में कह रहे हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। शिक्षा का स्तर बढ़ा है, काम-काज का स्तर भी बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ अभी भी एक मैं कह सकती हूँ कि जो ग्रामीण और शहरी का जो एक अंतर है, वो अभी भी है। और यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अभी भी उतने अवसर उपलब्ध नहीं हैं, जिसमें वो दिखा सके, कुछ आगे बढ़ सके। वो समावेशन की बात, विकास से आगे की बात बढ़ ही नहीं पा रही है। मैंने कुछ रिसर्च किया तो पता चला, मैकेंजी की एक रिपोर्ट है, जो बताती है कि भई आज के देश में आज के समय में अगर भारत में जीडीपी में 18% तक का इजाफा हो सकता है अगर भारत में महिलाओं को वर्क फोर्स में शामिल और ज्यादा महिलाओं को शामिल किया जाए और जो लैंगिक भेदभाव है उसको खत्म किया जाए। तो मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कल्पना के साथ। कल्पना पिछले 18 सालों से हेलसिंकी फिनलैंड में रह रही हैं। कल्पना इस बारे में क्या राय रखती हैं कि उनको क्या लगता है कि महिलाओं, हम जैसे महिलाएं जो कि दूसरे देशों में से आकर कहीं दूसरे देश में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं या कर चुकी हैं, इस पूरी जर्नी में आप इंक्लूजन को, इक्वलिटी को, डाइवर्सिटी को कैसे देखती हैं? थैंक यू प्रेमदा एंड थैंक यू बिहार फ्रेटर्निटी कि मुझे इस मंच पे अपने विचारों को रखने का मौका मिला और मुझे सुन रहे सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ कल्पना झा और मैं बिहार के मिथिलांचल एरिया से बिलोंग करती हूँ और जैसा कि प्रियंवदा ने ऑलरेडी बताया, मैं यहाँ फिनलैंड में 18 सालों से अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ यहाँ पे रह रही हूँ और यहाँ पे एक एआई पावर्ड मेडिकल डिवाइस कंपनी के रेगुलेटरी डिपार्टमेंट को लीड करती हूँ। और इसके साथ-साथ मैं एक बिहार झारखंड परिषद फिनलैंड नामक एक कल्चरल एसोसिएशन की भी अध्यक्षा हूँ। तो और हम लोग बिहार फ्रेटर्निटी के साथ काफ़ी क्लोज़ली कोलैबोरेट करते हैं। हमारा विज़न है बिहार झारखंड के लोगों को जो फिनलैंड में रहते हैं एक मंच पे लाना और साथ ही साथ यहाँ पे अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करना ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के जो बच्चे हैं वगैरह है वो लोग अपने रूट से कनेक्ट रह सकें। तो क्योंकि ये मुद्दा आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंक्लूज़न का, तो ये काफ़ी मेरे दिल के करीब है और मेरे ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ है। तो मैं अपने इंडिया से फ़िनलैंड तक की जर्नी शेयर करूँगी और साथ-साथ में इस विषय पर भी प्रकाश डालूँगी कि मेरे क्या ओपिनियन है और मेरे क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। तो मुझे जानने वाले शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि मैं एक बर्न एक्सीडेंट सर्वाइवर हूँ। जब मैं 5 या 6 साल की छोटी बच्ची थी तो मैं एक बर्न एक्सीडेंट मतलब सीरियस टाइप के बर्न एक्सीडेंट को मीट की थी और मेरा 60% तक बर्न इंजरी था। काफ़ी मुश्किल भरा समय था और काफ़ी कम उम्मीद थी कि मैं बच भी पाऊँगी। तो 1 डेढ़ साल लगभग मैं पूरा बेड रिडन थी, डेथ बेड पे थी। तो उस टाइम पे जैसे मेरा पहली बार साक्षात्कार हुआ ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह क्या होता है या इंक्लूसिवनेस क्या होता है समाज में, ये जो मतलब डिफरेंस है लड़के और लड़की में। तो उस टाइम पे काफ़ी रिलेटिव्स वगैरह मिलने के लिए आते थे और हम लोग मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो मेरे पापा को कहते थे कि बेटी है, ध्यान दीजिएगा, बेटी है, मर ही जाएगी। ऑफ कोर्स तो इसे भी बचाने के लिए प्रॉपर्टी वगैरह सेल करने की क्या ज़रूरत है? तो बहुत ही एक ट्रॉमेटिक वो एक्सपीरियंस था छोटे बच्चे के लिए। लेकिन उसके साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मेरा जुड़ा हुआ है। तो मेरे पापा बड़े ही रिलैक्स होके बहुत स्माइल करते हुए कहते थे, "अरे! आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं? ये जो मेरी बेटी है वो बचेगी भी और पढ़ लिख के कैलिफ़ोर्निया जाएगी।" तो ख़ैर उस टाइम पे फ़िनलैंड को हमारे ऐसे इलाके में कोई जानता नहीं था। तो मैं कैलिफ़ोर्निया तो गई नहीं, फिर मैंने एनआईटी राउरकेला से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर मैं फ़िनलैंड आ गई। तो उस टाइम का एक है मेमोरी है, तो उस टाइम पे जब मैं जाती हूँ अपने एरिया में बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर के गाँव में, तो काफ़ी जो महिलाएँ हैं और जो हमारे आस-पास के रहने वाले लोग हैं, वो अपने बच्चियों को लेकर आते हैं कि इसे समझाइए या इसे इंस्पायर कीजिए कि ये भी आत्मनिर्भर बने और सेल्फ डिपेंडेंट बने, एम्पावर्ड बने। तो लगता है कहीं न कहीं लोग जागरूक हैं और इंक्लूज़न की तरफ ये पहला बिल्डिंग ब्लॉक है कि लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाएँ।
तो वो एक वहाँ का एक्सपीरियंस हुआ, तो और फिर मैं फ़िनलैंड आ गई। तो ये जैसे आप प्रियंका बता रही थी कि फ़िनलैंड में क्या ऐसा ख़ास है या नॉर्डिक कंट्री में क्या ऐसा ख़ास है जो इसको एक रोल मॉडल बनाता है दुनिया के सामने, महिलाओं की भागीदारी का अगर हम बात करें तो। तो मुझे ये जैसे बहुत प्राउड फ़ील हो रहा है ये बताते हुए कि फ़िनलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ 1906 में महिलाओं को फुल पॉलिटिकल राइट दिया गया, मतलब 100 साल पहले, 100 साल से भी ज़्यादा हो गया। तो उससे क्या हुआ कि 100 साल से महिलाएँ एक्टिव रूप में एक डिसीजन मेकिंग रोल में हैं, एक्टिव भागीदारी हैं। तो कहीं न कहीं पॉलिसी लेवल पे भी जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना, समाज बना, वो एक महिला फ्रेंडली, जहाँ पे महिला इंक्लूसिव तरह से काम कर पाएँ, उस तरह का बना। तो कुछ चीज़ें मैं कोट करूँगी, जैसे यहाँ पे बेहतरीन डे केयर की सुविधा प्राप्त होती है, जो वर्क लाइफ और जो फैमिली लाइफ आप साथ-साथ में बैलेंस कर पाते हैं। और जैसे पैरेंटल लीव की बात करें तो दोनों पेरेंट्स में बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, तो महिलाओं को कहीं न कहीं एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है कि वो घर से बाहर निकले और काम कर पाएँ। और ये जो ग्लोबल जेंडर गैप की जो बात कर रही थी प्रेमदा, वो सिर्फ़ 2023 में नहीं प्रेमदा, ये 5 साल से जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है और फ़िनलैंड है, वो टॉप 5 में रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं एक रोल मॉडल है, सीखने जैसा है कि कैसे हम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें समाज में, और महिलाएँ कैसे एक इंक्लूसिव रोल निभा पाएँ हर लेवल पे समाज में। आपने कल्पना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई इंक्लूजन के बारे में, जो स्वीडन में भी है, यहाँ पैरेंटल लीव होता है। शायद सर मैं बहुत अवेयर नहीं हूँ कि पूरे यूरोप में भी शायद पैरेंटल लीव का ही सिस्टम है। तो हम लोग ये अगर अपनी जो धारणा है कि माँ पैदा कर रही है बच्चा, ऐसा नहीं है। माँ और पिता दोनों मिलकर अभिभावक मिलके बच्चे को पैदा कर रहे हैं, तो उनका लालन-पालन भी दोनों मिलके ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसकी ज़िम्मेदारी महिला पे या घर की महिलाओं पे सिर्फ़ होनी चाहिए। तो ये एक कहते हैं ना कि समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार को अगर परिवार से शुरू करें तो वो बात बढ़ के समाज और समाज से देश दुनिया तक जाएगी। एक ऐसी भी हैं महिला जो हाल फिलहाल में उन्होंने मतलब यूरोप में अपना शुरू किया है, आशियाना बनाया और काम करना शुरू किया है। मैं बात कर रही हूँ श्रेया पांडे की, जो जर्मनी से हैं। श्रेया बिहार से एक मध्यम परिवार से आई हैं और इनकी पूरी जर्नी में उतार-चढ़ाव भी काफ़ी रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही है कि इनके बारे में इनके घर वाले आज तक नहीं समझ पाए कि भाई तुम करती क्या हो? यानी पढ़ाई में भी इतनी तरह की पढ़ाइयाँ हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, और लोगों के दिमाग में ये भी है कि अरे ये जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई क्या तुम्हारे लिए बनी हुई है या नहीं? क्या ये किसी खास मतलब पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए क्यों नहीं है? इस तरह की बातें आज भी दिमागों में है, लोगों के खटक रही हैं। श्रेया एक फार्मा कंपनी में सीनियर मैनेजर हैं और आगे की बात श्रेया बताएँगी कि उनकी जर्नी कैसी रही है, वो इंक्लूसिव सोसाइटी को कैसे देखती हैं, क्या सोचती हैं, और इनके चूँकि इनके आए हुए भी अभी कुछ ही साल गुज़रे हैं, तो मुझे लगता है कि भारत की भी याद इनकी ताज़ा-ताज़ा है और इनके यहाँ के अनुभव भी इनको बहुत रोमांचित करते होंगे। तो श्रेया आप बताइए, आपका क्या अनुभव रहा इन सब बातों पे? शुक्रिया प्रियंवदा जी। और सबसे पहले तो महिला दिवस की शुभकामनाएँ सभी को, और बिहार फ्रेटर्निटी को भी शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ऐसे अच्छे दिन में सब साथ मिलकर ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वुमेन इंक्लूसिव पे ये भी बड़ी बात है कि हमें ये मौका मिल रहा है और हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और जैसा कि प्रियंवदा आपने बताया कि मेरे लाइफ़ के बारे में, तो मैं एक छोटा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम श्रेया पांडे है, और मैं ऐसे तो झाझा नाम के मतलब बिहार में झाझा से बिलॉन्ग करती हूँ, लेकिन बिहार में शादी के बाद लड़की का घर बदल जाता है, तो अब कहने को मैं गया वाली हो गई हूँ। लेकिन फैमिली हमारी वही है, मध्यम वर्ग। तो जब मैंने ये फ़ैसला किया था कि मुझे पढ़ना है,
मतलब मुझे आगे बढ़ना है, क्या करना है, वो काफ़ी कठिन था क्योंकि मैं मास कॉम करना चाहती थी, कुछ अलग करना चाहती थी। मुझे इंजीनियरिंग या डॉक्टर में नहीं था इंटरेस्ट, और कहीं न कहीं मेरे पापा के पास उतने पैसे भी नहीं थे कि वो, हम 4 भाई-बहन हैं, तो हम सभी को वो इंजीनियरिंग या डॉक्टरी पढ़ा पाएँ। और साथ ही मैं काफ़ी मतलब क्लास 8 में ही थी जब मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया और उन्होंने काम छोड़ दिया, और कुछ साल बाद उनका निधन हो गया, तो हमें काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजरना पड़ा। और उस वक्त जब मैंने अपनी फैमिली को कहा कि मैं मास कॉम करना चाहती हूँ, तो उन्हें पता ही नहीं था कि ये क्या है और इससे आगे क्या कर पाऊंगी मैं। तो फिर भी मैंने वो लीप ऑफ फेथ वाला फैसला लिया कि नहीं, मुझे यही करना है। फिर मुझे अपनी फैमिली को कन्विंस करना पड़ा कि मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ, क्योंकि दिल्ली में ही इसकी पढ़ाई सबसे अच्छी होती है। और मेरे घर वालों को सच कहूँ तो आज भी नहीं पता कि पब्लिक रिलेशंस क्या होता है। उन्हें लगता था कि मास कॉम मतलब कि ये जर्नलिस्ट बनेगी और फील्ड एक्टिविटी ज़्यादा होगा, फील्ड रिपोर्टिंग रहेगी, और लड़कों के साथ इसे कहीं न कहीं कंधा मिलाकर चलना होगा, लड़ना होगा आगे बढ़ने के लिए। तो वो नहीं चाहते थे कि मैं एक लड़की हूँ तो धूप में खड़ी होकर रिपोर्टिंग करूँ या कोई क्रिमिनल रिपोर्टिंग करूँ, तो वो चाहते थे कि मैं मास कॉम ही ना करूँ। लेकिन मैं दृढ़ रही, क्योंकि कहीं न कहीं यही मेरा सपना था कि मैं इसी लाइन में आगे जाना चाहती हूँ। और मैंने पब्लिक रिलेशंस में अपनी स्पेशलिटी भी की दिल्ली से, और उसके बाद मुझे दिल्ली में भी अच्छा जॉब मिला। गवर्नमेंट कंसल्टेंट थी मैं। उसके बाद मैं यहाँ जर्मनी आ गई 3 साल पहले। तो शुरुआत में तो यहाँ जॉब ढूँढना थोड़ा मुश्किल था लैंग्वेज बैरियर की वजह से। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर मन में आपने निश्चित कर लिया है कि आपको करना है, तो आप करते हो। तो मन में मेरे था कि अगर नाम कमाना है, अगर सबको प्रूफ करना है कि लड़कियां भी कम नहीं होती हैं, तो वो मैंने मेहनत की, मैंने खुद और रिसर्च किया, और मैं यहाँ एक फार्मा कंपनी में एज अ पब्लिक सीनियर पब्लिक रिलेशंस मैनेजर पूरे यूरोप के लिए काम कर रही हूँ। और मेरे नज़र में ये सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि पहले तो मैं यहाँ एक आउटसाइडर हूँ, एक एक्सपैट हूँ, और लैंग्वेज भी मैं अभी सीख ही रही हूँ, मुझे पूरी तरीके से नहीं आता। प्लस कल्चर भी काफ़ी अलग है, तो वो इंक्लूसिवनेस, खुद को वो इंक्लूसिव बनाना इस सोसाइटी के लिए, इस देश के लिए, पूरे यूरोप के लिए, कि मैं यहाँ रह पाऊँ और यहाँ की जो टैलेंट है उन्हीं के कंधे से कंधा मिलाकर मैं खुद को भी प्रूफ कर पाऊँ, ये थोड़ा मुश्किल था। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में प्रगति नहीं हो रही है। इंडिया में भी कई फैमिलीज़ हैं जो काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंड हैं, जो लड़के-लड़की इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर समान अवसर देते हैं वो अपने बच्चों को। लेकिन वहीं कई ऐसे परिवार भी हैं जहाँ महिलाओं को भेदभाव के विभिन्न रूपों का सामना करना पड़ता है। इन महिलाओं को सशक्त बनाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम एक इंक्लूसिव समाज की बात करें तो। अगर मैं हिंदू बिजनेस लाइन के एक आर्टिकल को कोट करूं, तो बिहार में महिलाएं जो हैं वो लिटरेसी के मामले में पुरुषों से 20% पीछे हैं। तो ये क्यों है ऐसा? मुझे लगता है कि इंक्लूसिवनेस लाने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, सबसे पहले हमें खुद से, अपने घर से, अपनी सोसाइटी से शुरू करना होगा। अगर हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे लड़का लड़की में, या उन्हें हम सपोर्ट करेंगे उनके डिसीजन में, उन पे अगर हम भरोसा करते हैं कि हाँ ये कर सकती है, लड़की है तो क्या हुआ। आज की लड़कियां चांद को छूने की भी काबिलियत रखती हैं और चांद को छू भी रही हैं। तो उन्हें ज़रूरत है बस हमारे प्रोत्साहन की, कि हम सोसाइटी में एज अ फैमिली, एज अ समाज, उनको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करें, इनकरेज करें, और इसी से ये इंक्लूसिवनेस हो सकता है। आप आपकी जो जर्नी है वो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी, और आपने जो बातें कही उसमें मैं अपने आप को जुड़ा महसूस करती हूँ उन बातों से, क्योंकि 20 साल पहले कभी मैंने भी जब मास कॉम किया तो कोई नहीं जानता था, उनको पता नहीं था फैमिली को कि क्या करना है और क्यों करना है, और मेरे बाद भी आज तक कोई भी मेरी फैमिली में जर्नलिस्ट नहीं बना। उनको लगता था कि लिखना आना चाहिए, तो लिखो, घर से बैठकर लिखो, बात खत्म हो गई।
हमारी नेक्स्ट जो पैनलिस्ट है उपासना बेल्जियम में पिछले 15 सालों से हैं और वंडर वुमन है ये एसएपी कंसल्टेंट, आई मीन आईटी कंसल्टेंट तो है ही, ये एक एनजीओ भी चलाती हैं, मदर भी हैं और फैमिली को अकेले काफी अच्छे तरीके से हैंडल करती हैं क्योंकि उनके हस्बैंड काफी बिजी रहते हैं कई बार। इंक्लूजन के बारे में अगर हमको कुछ जानना हो उपासना, तो आप इसको कैसे बताएंगी? थैंक यू प्रियंवदा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को महिला दिवस की ढेर सारी बधाई दूंगी और प्रकाश जी आपको धन्यवाद। बिहार फ्रेटर्निटी के मंच के माध्यम से हमें ये सब परिचर्चा करने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है आज के दिन के लिए। मैं उपासना सहाय बेल्जियम में रहती हूँ, बट बिहार से हूँ। बिहार में पटना में पैदा हुई और रांची में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, फिर भी मुझे अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि एक समावेशी परिवेश में बड़ी हुई, एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में बड़ी हुई, जहाँ मेरे परिवार ने ये मुझे विश्वास पैदा किया कि शिक्षा से सफलता और सशक्तिकरण दोनों हासिल की जा सकती है। मेरे परिवार में पढ़ाई करना कोई विकल्प नहीं था, वो एक प्रतिबद्धता थी जिसकी वजह से बेटे और बेटी दोनों को समान अवसर प्राप्त हुआ। बहुत ही कम एज में मेरी माँ ने भी मुझे स्वावलंबी होने के लिए प्रेरित किया। मैं लगभग 20 साल पुरानी बात कर रही हूँ, जब आप लोग को शायद अनुभव होगा कि बिहार में उस समय कैसा माहौल होता था, जब अगर अंधेरा होने के बाद लड़कियों के लिए घर से निकलना या कहीं बाहर हैं तो घर वापस आना कितना मुश्किल होता था। तब मैं अपने पापा को जैसे बोलती थी कि मुझे आप पिक कर लीजिए, ड्रॉप कर दीजिए, तो मेरी माँ यही कहती थी कि अगर घर से बाहर निकलकर काम करना चाहती हो और जीवन में आगे बढ़ना चाहती हो तो डर के नहीं जी सकती हो, तो पिता या भाई पे निर्भरता कम करो और खुद पे भरोसा रखो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से लाइफ में स्ट्रगल करना थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि हर बार ये चीजें ना आपको स्ट्रांग बनाती हैं और अपने माइंडसेट में ये बैठा लिया कि नहीं, इंडिपेंडेंट होके काम करना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। और शायद यही वजह है कि लगभग 1 दशक का करियर गैप होने के बाद भी मैं दोबारा अपने सपनों को सच कर पाई यूरोप में। 15-16 साल से पहले अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर हस्बैंड के साथ यूरोप आई थी। फिर 2 बच्चे हुए जिसमें काफी समय निकल गया, लेकिन जब करियर रीस्टार्ट करने की सोची तो 2 समस्याएं आई। पहला तो वर्क परमिट, क्योंकि मैं डिपेंडेंट वीजा पे थी, और दूसरी भाषा, जैसे कि श्रेया ने भी बताया कि लैंग्वेज बैरियर होता है यहाँ पे। और जिस जमाने में मैं आई थी तो मैं सबसे पहले पोलैंड आई थी, वहां पे स्ट्रिक्ट रूल्स थे वर्क परमिट को लेकर के और लैंग्वेज को लेकर के। खैर, जैसे भी मैंने लैंग्वेज सीखा जब और यहाँ काम करने के लिए जब अपने आप को रेडी किया तो मेरे हस्बैंड की ट्रांसफर हो गई। अब ऐसा करते करते 4 देशों में रही लगभग, फिर फाइनली बेल्जियम में सेटल हुई। यहाँ पे मैंने अपना एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, जिसके थ्रू मैं वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे काम करती हूँ और अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए इंडियन कल्चरल फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज करती हूँ। यहाँ की भाषा सीखने के साथ साथ ही मैंने अपने आप को अपस्किल करना शुरू किया, जॉब मार्केट के लिए रेडी किया, और तभी मैं अपने सपनों को साकार कर पाई। उपासना, इतना आसान नहीं होता कि मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैं स्वीडन में आकर बहुत परेशान हुई थी। पहले कुछ दिन तो बहुत मजा आया, उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई थी। जो लैंग्वेज एक समस्या है कि कैसे आप बात करेंगे, बात करना तो ठीक है, आप जॉब कैसे करेंगे। और हमारे यहाँ हिंदी की प्राथमिकता जो है वो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन यहाँ स्वीडिश जानना इतना जरूरी था और मुझे वो नहीं आने की वजह से बहुत जल्दी मुझे ऐसे लगने लगा कि अरे अब तो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सारी चैलेंज जो है, ये चैलेंज भी आपको एम्पावर बनाने में कभी ना कभी एज ए एक्सपीरियंस काम आया ही होगा। कभी जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, हम तो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन बहुत कोई ऐसे हैं जो पीछे ही रह गए किसी न किसी वजह से। और जो चैलेंज है वो मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ इंडिया के लिए कोई चैलेंज है, कोई चैलेंज
अमेरिका के लिए है या यूरोप के लिए नहीं, कुछ चैलेंज हर जगह है। क्यों ऐसा होता है कि पे गैप और इक्वलिटी की बात जब होती है तो ये हम भूल जाते हैं कि भाई हम लोग ये सब कुछ तो हमें मिल भी जाता है, तो हमें आगे बढ़ने से क्या रुकता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते और हम लीडरशिप रोल में इंक्लूजन को नहीं देख पाते। कल्पना हो सकता है मुझे ज्यादा बता पाएंगी क्योंकि वो खुद इस चीज को देख रही हैं, एक लीडिंग पोजीशन पे हैं। थैंक यू प्रेमदा। एक्चुअली तो ये बहुत ही एक्चुअली इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं इस पे प्रकाश डालूंगी एक्चुअली, बट मैं बहुत प्राउडली ये बोल सकती हूँ कि मैंने अपने करियर में इस तरह का एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया है। तो बट ये जैसे आपकी बात एक बहुत सही है कि ये जैसे इंक्लूसिव वर्कफोर्स है, जैसे फिनलैंड की भी हम बात करें तो 49% वर्कफोर्स महिलाएं हैं, तो एक बहुत ही इंक्लूसिव वर्कफोर्स हुआ। जो आप पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करती हैं तो यहाँ पर जैसे पार्लियामेंट में 46% महिलाएं हैं, तो वो भी एक जैसे बहुत ही इंक्लूसिव लीडरशिप हुआ। बट जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं मुझे लीडरशिप में लगता है कि महिलाओं की भागीदारी कम है। तो जैसे मेरा अनुभव ये है कि मैं अपने आप को कभी भी एज ए मैन या एज ए वुमेन प्रेजेंट नहीं करती हूँ। आई एम ए प्रोफेशनल, ओके, तो मुझे एज ए प्रोफेशनल मैं अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ। बट ये टॉपिक ये है कि गैप क्यों है। तो जैसे अगर यूरोप और फिनलैंड की बात करें तो जैसे सीनियर लीडरशिप या टॉप मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो अभी भी महिलाओं की भागीदारी 1/3 जितनी है, 1/3। एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात करें वहां भी महिलाओं की भागीदारी जो है वो 20 to 30%। अगर आप बिल्कुल सीईओ लेवल की बात करें तो वहां पे बस 5 से 10%। तो क्या ऐसा बैरियर है जो महिलाएं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती है। तो मेरे नजरिए से एक दो चीजें मुझे लगता है कि जैसे महिलाओं को जैसे एक जो लीडरशिप का रोल होता है वो काफी जैसे एफर्ट इंटेंसिव होता है और टाइम इंटेंसिव होता है। तो हम लोगों के लिए पारिवारिक जिम्मेदारी एक पुरुष की अपेक्षा में कहीं ज्यादा होता है, जो हमें अपना घर भी देखना पड़ता है और फिर हमें साथ साथ में जॉब भी देखना पड़ता है। तो हम कहीं कहीं महिलाएं उतना टाइम नहीं दे पाती है जितना लीडरशिप रोल के लिए चाहिए। तो एक तो वो हुआ। दूसरा चीज मैं फिर भी ऐसा बोलूंगी कि हमें सबसे पहले तो अपने आप को कम आंकने की जरूरत नहीं है। वी आर एज गुड एज मैन एक्चुअली, तो हम लोग भी बेटर लीडर बन सकते हैं। तो सेल्फ एम्पावरमेंट की जरूरत है। और दूसरा चीज ये हो सकता है कि जैसे कम महिलाएं हैं लीडरशिप रोल में हैं, तो हम लोगों की कहीं ना कहीं एक ये जिम्मेदारी भी बनती है कि जो हम दूसरों को अपलिफ्ट करें, महिलाएं जो है उनको अपलिफ्ट करें, साथ में ऊपर उठाएं और मेंटर करें या फ्यूचर लीडरशिप रोल के लिए तैयार करें। तो इस तरह से महिलाओं की भागीदारी ऊपर जा सकती है। बट इसमें अभी भी जैसे मेरा भी एनालिसिस यही है कि एक गैप है जहाँ पे हमें एज ए सोसाइटी, एज ए इंडिविजुअल लेवल, एज ए कंट्री और एज ए वर्ल्ड में वहां पे सोचने की जरूरत है। तभी एक इंक्लूसिव वर्कफोर्स हो पाएगा। इंक्लूसिव वर्कफोर्स तो है बट वो टॉप टू बॉटम हर जगह पे महिलाओं की भागीदारी इक्वल होनी चाहिए। मेरा एक जैसे एक विजन है कि एक ऐसा दुनिया हो, एक ऐसा समाज हो जहाँ पे हमें ये इंक्लूजन का डिस्कशन ही नहीं करना पड़े, ये एक नेचुरल फिनोमिनन हो। क्योंकि हम 50% पॉपुलेशन है एक्चुअली और हम बहुत ही डाइवर्सली टैलेंटेड पॉपुलेशन है जो अनटैप्ड है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एम्पावर्ड इकोनॉमी बना सकता है। तो एक ऐसा विजन है, एक ऐसा सोच है, लेकिन उसमें जैसे एक ये कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा एक इंडिविजुअल लेवल पे। जैसे उपासना, श्रेया और आप सब कह रही थी कि हमें पहले बच्चियों को पढ़ाने की जरूरत है। तो एजुकेशन इज द प्राइमरी थिंग। समाज के लेवल पे ये जरूरत है कि हम उनको जैसे एक इंस्पायर करें या उनको सपोर्ट करें कि हाँ तुम भी आगे बढ़ सकती हो। और देश या दुनिया के लेवल पे एक पॉलिसी या इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है अगर हम सही मायने में हम इंक्लूसिव वर्कफोर्स चाहते हैं। क्योंकि एज ए महिला हमको जहाँ चूज करना पड़ जाए कि हम अपना बच्चा को प्रायोरिटी करें या जॉब को, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट एक मतलब होता है हमारे लिए चूज करना। तो नो डाउट ऐसे मदर जो है महिलाएं अपने बच्चों को ही चूज करेगी। तो एक पॉलिसी लेवल पे भी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। एक आपने इम्पोर्टेंट बात कही कि आप अपने आप को एज ए रिसोर्स देखती हैं कि आप एक रिसोर्स हैं। आप ये नहीं देखती कि आप महिला है या पुरुष है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी खुद को ऐसे ही देखती हूँ। लेकिन एचआर कैसे देखता है, कंपनी कैसे देखती है, ये मुझे नहीं पता। श्रेया को वर्क प्लेस पे क्या डिस्क्रिमिनेशन कभी देखने को मिला है या उनको लगता है कि वो भी एक इंक्लूसिव सोसाइटी को और डाइवर्सिटी को एंजॉय कर रही हैं और उनके अनुभव कैसे रहे हैं, ये जानना चाहती हूँ मैं।
थैंक यू प्रियंवदा जी, काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है आपने। जैसा कि मैं एक फार्मा हेल्थ केयर सेक्टर में हूँ, तो मैं ज़्यादातर जो एग्जांपल है वो इसी सेक्टर से देना चाहूँगी। पहले मैं बता दूँ कि मैं हेल्थ केयर बिजनेस वुमेन एसोसिएशन की मेंबर भी हूँ, जो एक फोरम है जहाँ हम ऐसी चर्चा पूरे यूरोप को लेकर करते रहते हैं। और यकीन मानिए, चाहे इंडिया हो या यूरोप हो, जेंडर डिस्पैरिटी हर जगह है। मैंने पर्सनली कभी ये फ़ील नहीं किया है अपनी कंपनी में या यूरोप में, शायद इसलिए भी क्योंकि मुझे यहाँ काम करते हुए अभी बस 2 साल ही हुए हैं। और शायद जब मैं आगे ये सीढ़ी चढ़ूँ, जब मुझे प्रमोशन चाहिए हो, तो शायद मुझे ये देखने को मिले, पर ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैं अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि किस तरीके के भेदभाव यहाँ होते हैं, तो मुझे आज भी याद है कि मेरे कंपनी में एक सीनियर लीडरशिप रोल पे एक महिला थी, जो मैटरनिटी लीव पर गईं, और जब वो वापस आईं तो उनका रोल किसी और को मिल चुका था। तो अफ़सोस उन्हें एडजस्ट करना पड़ा कंपनी में, उन्हें कोई और जो वैकेंसी थी उसमें से एक रोल के लिए उनको इंटरव्यू देकर खुद को फिर से साबित करके वो दूसरा पोजीशन उनको लेना पड़ा। तो मुझे लगता है ये हर मोड़ पर जो लड़कियों को एडजस्ट करना होता है, चाहे वो काबिल हो या ना, मतलब कितनी ही काबिल हो, ये क्यों करना पड़ता है? ये पुरुषों को शायद नहीं करना पड़ता है। और मैं ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक आर्टिकल को कोट करूं, तो यूरोप में 97% जो महिलाएं हैं हेल्थ केयर में, वो सॉरी, यूरोप में 97% हेल्थ केयर में जो वर्क फोर्स है वो महिलाएं हैं, यानी कि उनका जो वर्क फोर्स है उनका अधिकांश हिस्सा। फिर भी मुझे लगता है कि जो महिलाएं हैं वो इस सेक्टर में अंडर पेड हैं, अंडर वैल्यूड हैं और अनएक्नॉलेज भी हैं। और ऐसा सिर्फ मेरा मानना नहीं है, मैकेंजी की एक रिपोर्ट ने भी ये प्रूव किया है कि यूरोप यूनियन में महिलाएं पुरुषों की तुलना में 16% कम कमाती हैं। अब ये ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल से चाहे यूरोप हो चाहे इंडिया हो, हमें ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप है इसे तोड़ने की ज़रूरत है, और ये हम अकेले नहीं कर सकते। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, हमें ये सोसाइटी की ज़रूरत है, हमें हर किसी की ज़रूरत है जो इस इंक्लूसिव सोसाइटी का हिस्सा है। और अगर वर्क प्लेस की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ एचआर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल निभाती है, क्योंकि उन्हें जेंडर न्यूट्रल हायरिंग करना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल पेमेंट भी देना चाहिए, क्योंकि कई कंपनीज में ऐसा होता है कि पुरुषों को ज़्यादा पे मिलता है सेम रोल के लिए, महिलाओं को कम मिलता है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं कम काम करती हैं। मुझे लगता है कि एक महिला इतनी कैपेबल है और इतनी सहनशील है कि वो एक माँ है, वो एक बहन है, वो एक पत्नी है, वो एक वर्कर भी है, वो कुछ भी कर सकती हैं, और वो एक साथ कई ज़िम्मेदारियाँ, कई रोल निभाती हैं और काबिलियत से निभाती हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कमी छोड़ती हैं वो। तो मुझे लगता है एक इंक्लूसिव सोसाइटी तभी बन सकता है जब हम महिलाओं को उनके सपनों को पूरा करने की आज़ादी दें, उन्हें जज ना करें और हर मोड़ पर उन्हें समझें और सपोर्ट करें। उपासना, आप मुझे अपने अनुभव के हिसाब से बताएंगी कि क्या ऐसा आपको लगता है कि जो वर्क फोर्स में या लीडरशिप रोल में जो भी महिलाओं की भागीदारी कम है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है? मैं ऐसा मानती हूँ, जैसे श्रेया ने बताया कि उनकी कोलीग के साथ ऐसा हुआ, वैसा ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा मेरे ऑफिस में भी मेरी एक सीनियर कोलीग है, उनके साथ हुआ कि वो मैटरनिटी लीव पे गई और उनसे उनका लैपटॉप तक वापस ले लिया गया। तो वो काफी दुखी थी इस बात से कि जब मैं वापस आई, मुझे वो एलिजिबल ही नहीं थी रिव्यू के लिए, प्रमोशन के लिए। वो कुछ साल तक उनको इस चीज से अलग रखा गया। तो ऐसा नहीं, ये हम लोग यूरोप की बातें कर रहे हैं। तो यूरोप में भी जेंडर डिस्पैरिटी होता है, और ठीक है इंडिया से थोड़ा कम स्तर पे होता है, लेकिन जेंडर डिस्पैरिटी है वर्क प्लेस में। और अगर हम अपने परिवेश की बात करें, अपने जहां से हम लोग आते हैं, बिहार की बात करें, तो मेरा ऐसा मानना है कि बिहार में कुछ चीजें हैं जो कि हमें अभी भी सुधार करने की जरूरत है।
सबसे पहले तो जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए समावेशन या इंक्लूजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सबसे सशक्त हथियार है। और इंक्लूजन के लिए सबसे जरूरी कदम है बेटियों को शिक्षित करना। तो जैसा कि श्रेया बता रही थी लिटरेसी रेट के बारे में, उसी पे थोड़ा डिटेल में जाना चाहूंगी कि ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स की 2023 की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि बिहार में महिलाओं की लिटरेसी रेट लगभग 60% ही है, जो कि बिहार में पुरुषों से 20% कम है। अब और बाकी जो भारत में महिलाओं की लिटरेसी रेट है उससे भी 10% कम है। तो सोचने वाली बात यह है कि बिहार में 10 में से 4 लड़कियों को शिक्षा का अवसर ही नहीं मिल रहा है। अब इसका मतलब तो ये है कि हमें अभी भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, उनका कौशल विकास करने की भी जरूरत है। तो मेरे विचार से एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अभी कुछ देर पहले जैसे प्रेमवदा आपने बोला, रूरल एरिया की बातें की कि रूरल एरिया में अभी भी डेवलपमेंट बहुत पीछे है। तो क्यों ना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को इंक्लूजन को ही बढ़ावा दें। महिला किसानों को, हम बिहार से आते हैं तो मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही बात करूंगी कि महिला किसानों को प्रशिक्षण दें, उनको नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराएं, या एक फोकस ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट जो उन्हें एंटरप्रेन्योर बना सके। जो वहाँ ग्रामीण महिलाएं हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया के इस्तेमाल करके महिलाएं घर बैठे अपना रोजगार चला सकती हैं। जरूरत है तो सिर्फ अपनी सोच बदलने की, नौकरी का इंतजार करने के बदले स्वरोजगार की तरफ ध्यान दे। ये मेरी एक सोच है कि जरूरी नहीं है कि हमें नौकरी की तरफ ही जाना है, सरकारी नौकरी की तरफ ही जाना है। हम अपना स्वरोजगार के बारे में भी सोच सकते हैं, जो कि सिर्फ ऐसा नहीं कि महिलाएं अगर खुद से रोजगार स्टार्ट करती हैं तो न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने समाज एवं राज्य को भी आर्थिक रूप से सशक्त होने में मदद कर सकती हैं। और लास्टली मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि महिलाओं को स्वयं अपने आप को सशक्त करने की जरूरत है और अपनी बेचारी वाली मानसिकता से निकलना होगा हमें, तभी हम इंक्लूजन को सार्थक कर सकते हैं। यही मेरा मैसेज है। बिल्कुल, आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि एक हम पूर्वाग्रह से हैं, या तो फिर हम जिम्मेदारियों का बोझ लेकर ज्यादा चलने की आदत डाल चुके हैं और खुद को बेचारी समझने लगते हैं। और मैं इसमें ये नहीं बोलूंगी कि हम खुद को समझने लगते हैं, इसमें भी हमारे उसी समाज और उसी परिवार का हाथ है जिनको हम देख के बड़े हुए हैं। जब बात घर के महत्वपूर्ण निर्णय लेने की होती है, जमीन जायदाद की बात होती है, शेयर मार्केट की बात होती है, तो उस वक्त में लीडिंग पोजीशन पे घर की महिलाएं क्यों नहीं होती। इस तरह के वातावरण में रहते रहते शायद वो बेचारी हो जाती हैं। उनको लगता है ये मुझसे नहीं होगा और ये काम मेरा नहीं है, मैं तो उसे बता सकती हूँ, अगर मुझे ऑप्शन मिले तो मैं खुद से लीड नहीं कर पाऊंगी, या बेचारी बन जाती हैं, जिसको आगे लाने की जरूरत है, एम्पावर करने की जरूरत है। हम एक विश जरूर कर सकते हैं कि आने वाले समय में बदलाव और भी अच्छा होगा। इस बार का थीम था इंस्पायर इंक्लूजन, तो हम लोगों को थोड़ा बहुत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कुछ तो अपनी ओर से भी संदेश देना चाहिए, और हम एक सिंबल बनाते हैं और इसी के साथ अपनी बातों को खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इंक्लूजन तो होगा ही।